ठीक है। आज लोग सब आगे बैठे हैं, क्या बात है? हाँ, ये कह रहा है पीछे सीट खाली नहीं है। हाँ हाँ, चलिए। चलिए हेडिंग दीजिए। क्वेश्चंस बनाए हैं सब लोग आप? चलिए, हेडिंग दे दिए सब लोग। मनीष उसको देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं सीडो फोर्स, ये कब ऑब्जर्व होगा? जैसा फ्रेम कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सीडो फोर्स कब ऑब्जर्व होता है? जब फ्रेम कैसा होगा? व्हेन द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। ठीक, इनर्शियल फ्रेम होगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, इससे पहले डिस्कस किए थे ना। सपोज एक लिफ्ट है, जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और इस पर एक ब्लॉक जिसका मास m है हैंग कर रहा है। ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इसको बी कह रहे हैं, और ग्राउंड सरफेस पर एक ऑब्जर्वर है जिसको ए बोल रहे हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में तो वो मास जो m है वो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में मास m जो है वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 0। उसके रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पर है। तो ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में ये मास रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो यदि ये इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो ये क्यों ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर है। तो मोशन जो भी है, जैसे बॉडी का मोशन होना, उसका वेलोसिटी होना, उसका एक्सेलरेशन होना, ये सारे रिलेटिव टर्म हैं। मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में। जैसे आप कार पर बैठे हुए हैं और जा रहे हैं कहीं, तो कार पर बैठ के जा रहे हैं कहीं, तो कोई बाहर जो रोड के किनारे कोई आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कि कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और लगातार उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। तो उसके नजर में आपके पास एक एक्सेलरेशन है, लेकिन आप कार में बैठे हुए हैं, आपके रिस्पेक्ट में कार रेस्ट पर है, इसलिए रिलेटिव टर्म है। तो इसके रिस्पेक्ट में यदि हम इसको देखेंगे, तो क्योंकि जो ऑब्जर्वर बी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम इसको देखेंगे तो इसका एवडी निकालेंगे, और उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन जो सीडो फोर्स होगा वो ऐड करेंगे। किधर? ऑब्जर्वर जिधर देख रहा है पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में, उसका मास एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में m इंटू ए करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में कहलाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स के जो भी लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए हमको सीडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे सर्कुलर मोशन में ये यूज होगा, देखिए ध्यान से। आज तक कभी डिज्नीलैंड गए हैं? पूरे जीवन काल में कितनी बार गए हैं? मान लीजिए कि यह आप है, ठीक है, थीटा एंगल पर है,
जो रॉड है या फिर जिस कह लीजिए कि रस्सी है, उससे जो बंधा हुआ है आपका मान के चले कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं आप, सर्कुलर पाथ। बॉटम से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा ना, यदि आप ऐसे टर्न कर रहे हैं ऐसे, तो बॉटम से देखने पर सर्कल नजर आएगा, फ्रंट से देखने पे क्या नजर आएगा? वो जो प्रोफाइल बनेगा मोशन का, वो कोन नजर आएगा, कोन, मोशन का प्रोफाइल कोन नजर आएगा। और जो ये रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कहलाएगा। ये डिस्टेंस जो भी आर होगा, थोड़ा और इसको हम इधर बनाएं तो आप समझिए, यहां पर ये सेंटर पॉइंट हो गया, रेडियस आर हो गया। अब ये मान लीजिए आप है, आप वहां पर एक जो घोड़ा बना नहीं रहता है, घोड़ा पे बैठे हुए हैं, अब वो घूम रहा है, तो आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे फ्रेम में हैं जो कि नॉन इनिशियल फ्रेम है ना? क्यों है? क्योंकि आपका जो मोशन है उस पर बॉडी पर एक नेट फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, और आप बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है? यदि कोई ऑब्जर्वर बाहर होगा, मान लीजिए ग्राउंड सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर होगा, ए, इसको बी, आप बी मान लेते हैं, ठीक है? तो ए जो ऑब्जर्वर होगा, जिसका झूला होगा, वो क्या देखेगा? ये झूठ मूठ का ऐसे झुक रहा है, उसको लगेगा कि ऐसा क्यों झुक रहा है, ये होगा, उसको लगेगा ऐसा, क्योंकि वो तो फोर्स एक्सपीरियंस कर नहीं रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो जो उस घोड़े में बैठेगा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जैसे बस में आप जा रहे हैं और ऊपर हैंडल पकड़ा हुआ है आपने, और आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, तो आपका बॉडी किधर झुकेगा? राइट की तरफ। यदि बस राइट टर्न कर रहा है तो लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। तो इसमें जैसे अभी की सिचुएशन में वो ऐसे टर्न ले रहा है, तो ऐसे टर्न ले रहे हैं आप, तो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप झुकेंगे। तो वो फोर्स जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। इनर्शियल फ्रेम में आप फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है? तो अब इसके केस में यदि हम यहां से टेंशन फोर्स टी ले और इसका हम यदि एफबीडी बनाते हैं, तो टेंशन फोर्स टी है, इस डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो यहां होगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा टी साइन थीटा। ये रिजॉल्व हुआ, और टी कॉस थीटा जो है वो बैलेंस होगा किससे? mg से। ठीक है? तो अब चूंकि ऑब्जर्वर फ्रॉम ऑब्जर्वर कौन सा? बी की रिस्पेक्ट में हम जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इस पर एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। इस डायरेक्शन के फोर्स को, इसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक? तो सेंट्रीपेटल फोर्स, यहां टेंशन लग रहा है, क्या हुआ? सत्य को पीछे तलाश कर रही हो क्या? हाँ, सीधा हो जाओ। देख रहे हैं सब लोग एकदम स्ट्रिक्ट हैं। तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा मैंने बताया था, बॉडी के मास और जो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चल रहा है, तो यहां पर AC होगा। जैसे इस पर यदि हम बात करें तो ऊपर में टेंशन, नीचे में mg है, और यदि इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर। एक्सेलरेटेड किधर है? ऊपर। उसके अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सीडो फोर्स लग जाएगा। उसी तरह इस केस में चूंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो सीडो फोर्स का जो एक्सेलरेशन होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। आप सिस्टम अभी
बैलेंस हो गया। किस केस में? ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में। समझ गए? ऑब्जर्वर ए तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में आना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में आना पड़ेगा। ऑब्जर्वर ए जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, लेकिन अर्थ का जो मास है, जो उसका एरिया है, जो वॉल्यूम है, उसके रिस्पेक्ट में हम बहुत छोटे हैं, और उसको उसके रिस्पेक्ट में वो टर्न भी कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी अर्थ ऐसे टर्न कर रहा है ना, ऐसे टर्न कर रहा है ना, क्योंकि ईस्ट इधर है तो ऐसे टर्न कर रहा है कि इस तरह से टर्न कर रहा है। इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। मान लीजिए ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो अर्थ का रोटेशन यहां से देखने पर क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? इधर से देखने पर क्लॉकवाइज हो रहा है। क्यों? मान लीजिए हम यहां हैं, अभी अंधेरा है, थोड़ी देर के बाद ऐसे टर्न किया तो मॉर्निंग हो गया, फिर ऐसे टर्न करते चले गए तो शाम हो गया। समझ पाए? क्योंकि ये बहुत मतलब कि हेवी मास है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अर्थ घूम रहा है ना, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्या हम ऐसे घूमते रहते हैं? नहीं घूमते हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके रिस्पेक्ट में हम उसको मानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ये? क्योंकि इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, वो एक्सेलरेशन इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना दिया। जैसे यहां पर ये ऑब्जर्वर बी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है। उसी तरह यहां एक्सेलरेशन है। अब यहां पर लिफ्ट एक्सेलरेट पॉजिटिव वाई में कर रहा है, इसलिए स्यूडो फोर्स नेगेटिव वाई में लगेगा। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए ऑब्जर्वर ऐसा घूमते हुए आप पीछे चले गए, तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 180 हमेशा होगा, 180 डिग्री। ठीक है, छोटे छोटे कभी ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ये ध्यान रखना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एग्जैक्टली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? AC बराबर क्या होगा? T साइन थीटा माइनस MAC इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब 0 क्यों होगा? जैसे आप उस घोड़े पे बैठे हुए हैं, तो घोड़ा तो आपके साथ रेस्ट पर है ना? तो घोड़े पे लगने वाला जो आप ऑब्जर्वर हैं, घोड़े पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तभी तो आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन नहीं कर रहा है। कभी गए हैं घोड़ा वोड़ा देखे हैं बना हुआ घोड़ा? कभी कोई हिरन वगैरह भी बना रहता है, गए कि नहीं कभी? जब तो नहीं गए तो नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, गया है ना? तो जिस घोड़े पे आप बैठे वो घोड़ा आपके रिस्पेक्ट में थोड़ी ना मोशन करता है। तो उसके लिए क्या होगा? T साइन थीटा माइनस उस घोड़े का मास हो गया जिस पर आप बैठे हुए हैं, और इनटू AC। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसके कारण से वो सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में घोड़ा मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स उस पर क्या होगा? 0। इसलिए ये माइनस ये, और ऐसे भी अंदर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। आप मान लीजिए जीत पड़ गए, नहीं सर इसको पॉजिटिव बताए थे शुरू से आप, पॉजिटिव एक्स में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्स में लगने वाला फोर्स नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप इसको माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, कोई इशू, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो आप फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? T साइन थीटा इज इक्वल टू MAC यानी T साइन थीटा इज इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन R, ये भी हो सकता है, और M ओमेगा स्क्वायर R। यदि हमको एंगुलर स्पीड पता करना होगा तो सेकंड एक्सप्रेशन लेंगे, और यदि लीनियर स्पीड पता करना होगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ले सकते हैं। समझ गए? और ये बैलेंस होगा। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा क्या निकल के आएगा यहां पर? T साइन थीटा अपॉन MR,
ओमेगा स्क्वायर पता करने के लिए किस एंगुलर स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। टेंशन की वैल्यू मान लीजिए सपोज करें, टेंशन जो लग सकता है 200 न्यूटन लग सकता है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लग सकता है। मतलब उस स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है वो घोड़ा, वो स्ट्रिंग का मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेंथ या टेंशन फोर्स उसके पास 200 न्यूटन है, उससे ज्यादा आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे पतला धागा नहीं होता है जो सिलाई में यूज करते हैं, उसको पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो नहीं टूटता है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा और वो टाइट हो जाता है, फिर एक लिमिट, ज्यादा नहीं थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो टूट जाता है, टूट जाता है ना। तो एक लिमिटिंग वैल्यू है ना, मान लीजिए 10 न्यूटन है वो, तो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो नहीं टूटा, 6 न्यूटन लगाया तो नहीं टूटा, मान लीजिए 9 न्यूटन लगाया तो नहीं टूटा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया वो, अब 10 न्यूटन जैसे ही लगाया वो टूट गया। ऐसा होता है, आपने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन थोड़ा फोर्स लगाने पे टूटता है। और उससे थोड़ा मोटा एक व्हाइट कलर का धागा होता है ना, वो उसका स्ट्रेंथ उस पतले वाले धागे से थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको उसके लिए मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, तब वो टूटा। तो आप सपोज कीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसका स्ट्रेंथ 200 न्यूटन है, यानी कि 200 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स इस पे लगेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा ना। अब यहां आइए, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ओमेगा बढ़ेगा तो इस पर टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। आप और स्पीड से बोल रहे हैं झूले वाले को घुमाने के लिए, और स्पीड से बोला कि ठीक, और स्पीड से, उसने स्पीड बढ़ा दिया, तो उस झूले जो झूला जो रस्सी बंधा हुआ है उसका भी टेंशन बढ़ गया, मतलब उसमें भी खिंचाव बढ़ा। आप बोले नहीं इतना से नहीं, और स्पीड तेज बढ़ाइए। मनी मन सोच रहा है, मनी मन सोच रहा है, अच्छा आज समय मिला है मुझे, ठीक है। बहुत बहुत मोल भाव कर रहा था, अब बताते हैं। वो घूम रहा है, स्पीड बढ़ गया, स्पीड और बढ़ा, स्पीड और बढ़ा, एक ऐसा स्पीड आया कि रस्सी ने बोला बस अब मैं टूटूंगा। रस्सी ने बोला भाई अब मैं टूटूंगा, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टूट गया। तो आप बताइए आपका ये घोड़ा किधर भागेगा? रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, भागेगा ही। रीजन क्या है? जैसे ही ये टूटा ये वाला फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया ना। लेकिन स्पीड तो था उसके पास, स्पीड होने के कारण उसके पास एक्सेलरेशन तो था, mv स्क्वायर अपॉन आर, तो ये डोमिनेट कर गया। समझ पाए इस बात को? कभी करके देखिए। ठीक है, तो कहेंगे एज ओमेगा इंक्रीजेस टी ऑल्सो इंक्रीजेस एट सर्टेन लिमिट ऑफ टी, ओमेगा टेंस टू ओमेगा, टी बराबर टी मैक्स, तो ओमेगा कहां जाएगा? ओमेगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ यदि टेंशन में आ जाएगा उस समय ओमेगा भी मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा पर फिर ओमेगा एक्ट ही नहीं करेगा। समझ पाए इस बात को? जस्ट राइट डाउन कीजिए इसको। ये है झूठा बल, झूठा बल बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में सीडो फोर्स बोलते हैं, जो होता नहीं है लेकिन लगता हुआ महसूस होता है। कुछ लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिएगा आप लोग खुद से। आज से कुछ साल पहले हम लैंग्वेज लिखाते थे, वो क्यों नहीं आ रही है? क्लास क्यों छोड़ रही है वो? इसका एग्जाम है, मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये लोग बेकार बैठे हुए हैं क्या? तुम्हारा भी एग्जाम है? भगवान लेंगे क्या तुम्हारा एग्जाम? और सुमन कुमार,
तुम एकदम जिगरी दोस्त है इसके। हाँ, जब ये नहीं आता तो ये भी नहीं आता है, ये आता है तो ये भी आता है। धोनी तो आज दाढ़ी छोड़ दिए। हो गया, चलिए पॉइंट्स लिखिए इसके आगे। लिखिए, सीडो फोर्स ऑलवेज एक्ट, सीडो फोर्स ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीडो फोर्स ब्रैकेट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स always act in non-inertial frame, always act in non-inertial frame which can be experienced in a frame which can be experienced in a frame which is moving on a circular path, having net acceleration, full stop। आगे लिखिए, if particle is performing uniform circular motion, then observer experiences a force of magnitude MAC, ये वाला लिखिएगा, a force of magnitude MAC, opposite to the center of circular path, that is the direction of centripetal force and centrifugal force, always be opposite. Direction of centripetal force and centrifugal force always be opposite. अब छोटा सा एक एग्जांपल और बता देते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। फिर हो गया ये। अब इसी में ऐसा ही कुछ आप मान के चले, छोटा सा एग्जांपल, मून यदि हम बात करें तो अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं ना। तो ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यही सेंट्रीपेटल फोर्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यदि रेडियस उसका r है तो। अब ध्यान से 2 मिनट समझिए यहां पर, यदि आप मून पे हैं, ठीक, ऑब्जर्वर मून पे है, तो चूंकि सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है और वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसका मतलब आप किस फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए
तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जो कि एफ सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल होगा और उसका मैग्नीट्यूड एम एसी होगा, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा होगा तो एम वी स्क्वायर आर इससे बैलेंस होगा, जिससे किससे बैलेंस होगा वो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां मास एम वन होगा या एम टू होगा, इसको एम वन मानते हैं, इसको एम टू मानते हैं। तो यहां पर ये जो मास होगा वो एम वन होगा या एम टू? अरे ऑब्वियसली एम टू होगा, एम टू पे फोर्स लग रहा है ना, इसका कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एकदम। अरे इससे पहले जो हम लोग लिए थे कॉनिकल सेक्शंस वाला, कॉनिकल जो रोटेशन था, सर्कुलर मोशन हो रहा था, उसमें जो घोड़ा था जिस पर आप बैठे थे, आप ऑब्जर्वर थे, तो ऑब्जर्वर थे, सिस्टम कौन था? वो घोड़ा। तो सिस्टम सबसे पहले हम एवीडी जो बनाए हैं सिस्टम का बनाए हैं। आप फिर वो पुराना कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं। क्या बताए थे कि यदि हमको किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले इसको सिस्टम मानेंगे और उस सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाएंगे। सिस्टम ने जो फोर्स लगाया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारा चीज मैंने लिखाया हुआ है आप लोग को। तो अभी इस केस में आप ऑब्जर्वर हैं, तो आप कहां बैठे हुए हैं? ये सिस्टम पे। और सिस्टम कैसा है? नॉन इनिशियल है, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। अब आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि आप इसमें बैठे हैं, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ना सीडो फोर्स, क्योंकि आप नॉन इनिशियल फ्रेम में आ गए। तो सिस्टम तो आपका मून है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस पे लगेगा वो उसका मास तो m2 होगा ना, और उसका एक्सेलरेशन जो एक्सेलेटेड फ्रेम है उसके जस्ट उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा। तो इधर लग रहा था सेंटर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां से ये m2 होगा, m2, तो ये m2 बैलेंस होगा, तो g m1 और यहां से r बैलेंस होगा, तो बाई g इज इक्वल टू क्या होगा? v स्क्वायर। यदि आप स्पीड निकालना चाहते हैं जो उसका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? यहां से रूट अंडर जी एम वन बाई आर, ये उसका टेंजेंशियल स्पीड होगा जिस टेंजेंशियल स्पीड के साथ वो मून सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। यानी उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये बराबर कितना? रूट अंडर जी एम वन बाई आर होगा। और ऑब्जर्व करके देखिए कि v का वैल्यू कांस्टेंट होगा होगा ना, तो कैसा मोशन कर रहा होगा वो? अर्थ के रिस्पेक्ट में मून यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब तभी हो सकता है जब ये उसका रेडियस चेंज कर दिया जाए या अर्थ का मास चेंज हो जाए, जी का कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देखिए मास ऑफ अर्थ और जी तो चेंज करेगा नहीं। आर चेंज हो गया मान लीजिए, तो आर बढ़ा तो स्पीड घट जाएगा, समझ गए? तो ये एक स्पीड है जिससे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपने ये कैसे निकाला? ये आप इस फ्रेम में जाकर देखा आपने, तो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया, उससे निकाला आपने। समझ पाए इस बात को? ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल। अब इसके बाद एक बताते हैं डेथ ऑफ विल, मतलब जो मौत का कुआं की जिसको कहते हैं, उसका कैसे एक्ट करता है। स्पीड बढ़ने से आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जो मौत के कुएं में जब वो जो राइडर होता है, बाइक राइडर, वो जब घूमता है तो सबसे सेफ कब रहता है? वो सेंटर पे। और सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा तो सबसे ज्यादा सेफ रहता है। स्पीड जैसे ही स्लो करेगा वो नीचे गिरने लगेगा। कभी ऑब्जर्व किया है आपने? देखा है कभी? तो जब धीरे पहले वो नीचे से यदि आता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है, बढ़ाते बढ़ाते ऊपर आता है, वो ऊपर आता है। स्पीड को एक कांस्टेंट एक हाई स्पीड को मेंटेन रखता है बहुत तेजी से, और जब वो अपना खेल दिखा चुका होता है तो उसके बाद धीरे स्पीड धीरे करते हुए नीचे आ जाता है। इसका मतलब स्पीड धीरे होने से वो नीचे आएगा। ठीक है, क्यों होगा हम लोग देखेंगे, इसको जस्ट राइट डाउन कर लीजिए। अब तो आप लोग के पास स्मार्टफोन है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा वीडियो। सर्कुलर बनाना है
संतरा नहीं बनाना है। क्या हुआ? हम भी बता सकते हैं, तुमको लगता है ऐसा है? चलिए। और फास्ट ड्रॉ कीजिए। आगे डेप्थ ऑफ वेल या डेप्थ वेल रूटर्स बोलते हैं इसको, बताते हैं वो। फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यदि इस समय रहा तो। क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा आप लोग कमी कर रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट्स ही हैं जो बना रहे हैं। धीरे धीरे आप उस फेज में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि फिजिक्स का क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी लगता है। मुबारक हो, आपने वो फेज पा लिया है। फिर उसका अगला फेज जो सेकंड फेज आएगा, इस मास्टर का चेहरा ही मुझे पसंद नहीं है। ये क्यों आ जाता है? मुंह उठा करके आ जाता है, रात को रट लेता होगा, सुबह आकर के उगल देता है। फिर तीसरा फेज देखो, ये सब एग्जाम में कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट ऐसे भी क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होने लगते हैं आप। ये तो डायरेक्ट थर्ड फेज में है। ये डायरेक्ट थर्ड फेज में है। पिटा जाओगे। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, मेरा एक दोस्त था जिसके साथ अक्सर हम क्लास करने आते थे, तो वो सर से आके क्लास में ऑफिस में जाके बोल रहा है कि सर कोई ऐसा कोई जबरदस्त टीचर बताइए ना फिजिक्स का। फिजिक्स वाले टीचर से ही कह रहा है कि जबरदस्त कोई ऐसा टीचर बताइए ना फिजिक्स का जो मेरा जेई निकलवा दे, मेरा जेई को क्वालिफाई करा दे। वो समझ नहीं पाया सर। हम बोले आज पीटेंगे, हम बाहर ही थे। उसके बोला कि हाँ बताओ क्या दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, उस टीचर को हम खोज रहे हैं जो कि मेरा जेई क्वालिफाई करा दे। उसके फिर तो बेचारा उसके आंख के यहाँ नीचे दाग पड़ गया था 2 दिन। देखिए, जब ऑब्जर्वर को ना, बात को समझिए, इसी के भाषा में समझाते हैं, जब ऑब्जर्वर को ना बॉडी के मोशन का सही ज्ञान नहीं होता है ना, तो वो अपना फ्रेम चेंज कर लेता है। मतलब जैसे आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आपने फ्रेम चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? वो मास्टर ही नहीं समझा पा रहा है। पहला फ्रेम क्या था? अरे यार, यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई करेंगे तो हमको समझ में आएगा, और लोग भी समझ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला फ्रेम है। आप फ्रेम चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेहनत तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट फ्रेम चेंज करो। और हमारे में क्या दिक्कत है? मास्टर ही ठीक से नहीं घूम रहा है। मैंने शुरू में बोला था ना आप लोग को, अभी का जो 2022 के बाद जो बैचेस आ रहे हैं उनके कॉमन पॉइंट क्या है? पढ़ाई एकदम 2% 5% पर है, 95% 98% आप पढ़ नहीं रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 98% है। ठीक है? ऐसे सिचुएशन में
यदि भगवान भी आ जाए आपको बताने के लिए तो आप बोलेंगे छोड़ो, तुम अपने जीवन में किए क्या? हाँ, जब मन तब आते हो, जब मन तब गायब हो जाते हो, हटो। आप उसको भी नहीं सुनेंगे। और यदि भगवान कृष्ण आ गए गीता का उपदेश देने के लिए तो भगवान कृष्ण ऐसे करेंगे तो आप क्या, तो आप बोलेंगे ना, अरे सुनो, तुमसे ये ठीक से घूम नहीं रहा है, लाओ तुम हमको दे दो। और पीछे तुम्हारा मोटर खराब हो गया है, घूम नहीं रहा है मोटर। समझे? ध्यान समझिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। डेथ वेल रोटर बोलते हैं उसको। आ? क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे मतलब थोड़ा खतरनाक वो स्टंट है एक तरह से। यदि थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ तो नीचे कांटा लगा होता है तो अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, आप सिर्फ देखिए। अभी कोशिश करते हैं कि फील कराएं आपको, क्योंकि आपने इतना सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है कि अब थोड़ा फील हो जाएगा आपको। सपोज करें कि जो बाइक राइडर है वो इस पोजीशन पे है, थोड़ा सा कि मान लेते हैं इस पोजीशन पे है, समझने के लिए। ठीक है, 2 मिनट समझिए, फिर ध्यान से समझिए 2 मिनट, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको। ये डेथ ऑफ वेल है तो ऑब्वियसली वो घूमेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, वो करेगा ना। तो उसका रेडियस ये मान लीजिए आर है, इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, आर। तो अब आप ये समझिए कि इसके साथ वॉल के साथ कांटेक्ट में है वो, ठीक। इसका एबीडी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये वी स्पीड से घूम रहा है, तो वी जो टेंजेंशियल स्पीड है, हर पोजीशंस पे अलग अलग टेंजेंशियल स्पीड का डायरेक्शन होता चला जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मान लेते हैं कि वो वी है, वी इस डायरेक्शन में है जो आपको नजर नहीं आएगा। एक्स ये जेड है और ये वाई, तो ये नेगेटिव वाई में सपोज करें, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, वी। तो ऐसे घूम रहा है वो, इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी को दिखाएंगे, ठीक है। इसके साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है ना, बाइक उसका वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे घूमता है, हॉरिजॉन्टली घूमता है वो। तो इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, कोई भी फोर्स लगा रहा है तो नॉर्मल उसको मिल रहा है, इधर कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है। इसको हम एन बोल सकते हैं, एन। ये उसने फोर्स लगाया तो ये इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, ये वो फोर्स था जो बाइक ने वॉल पे लगाया, क्योंकि हमारा बाइक और वो जो राइडर है दोनों कंबाइंड सिस्टम है, ठीक है, दोनों कंबाइंड सिस्टम है। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगा, नॉर्मल सेंटर की तरफ लगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। और mg यदि ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस n और mg में कोई रिलेशन है? मतलब n अपनी जगह है, mg अपनी जगह है, n का कोई भी कंपोनेंट mg की तरफ नहीं आएगा, mg का कोई भी कंपोनेंट n की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए इसका कोई भी रोल इस डायरेक्शन में नहीं है और इसका कोई भी रोल नीचे नहीं है। अब ये नीचे जाना चाहेगा तो इसको रोकेगा कौन? हाँ, फ्रिक्शन रोकेगा। यहां स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है,
इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, उसका अपना लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एफ एस मैक्स है वो, तो ये क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा ना, म्यू इंटू एन होगा, एफ एस मैक्स बराबर म्यू इंटू एन होगा। और ये जो एन है, ये एन बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। अब आप 2 मिनट मेरे बात को ध्यान से समझिए और बोर्ड को ध्यान से देखिए। V का डायरेक्टली रिलेशन है N से। यदि V बढ़ाएंगे तो N बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और यदि N बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो mg कमजोर होगा। मतलब mg नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा वो राइडर उतना ही सेफ होगा। इसीलिए स्पीड को यदि उसने घटाया तो n घट गया, और फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू था वो घटने लगा। और वो लिमिटिंग वैल्यू मान लीजिए थोड़े देर के लिए सपोज करें कि जो mg जो उसका वेट है, mg बराबर मान लीजिए 100 न्यूटन है, और fs मैक्स मान लीजिए सपोज करें 200 न्यूटन है। ठीक, यदि उसने स्पीड एक ढंग का स्पीड रखा, मान लेते हैं कि v बराबर v नॉट रखा, तो v नॉट कुछ भी वैल्यू है, और इसके कारण इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 150 न्यूटन रहा। ये v नॉट स्पीड पर उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 150 न्यूटन रहा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि v के चेंज होने से फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो v नॉट पर 150 न्यूटन रखा, तो 150 न्यूटन ऊपर में मैक्सिमम लगेगा। जैसे ये फोर्स जो है mg है, तो mg 100 लग रहा है, मैक्सिमम 200 न्यूटन है, लेकिन अभी जो स्पीड है उसके कारण 150 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टेबल है, ठीक है ना, सेल्फ एडजस्टेबल है। अभी मान लीजिए 150 लग रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर कितना लग गया, 50, तो वो राइडर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। यदि उसने अपना स्पीड डाउन किया तो ये 150 से कम हो जाएगा, मान लीजिए 120 पे आ गया, तो भी वो थोड़ा ऊपर जाएगा, और वो घूमता घूमता एक ऐसा स्पीड अचीव कर लेगा, वो स्पीड जो कि उसका फ्रिक्शन फोर्स और mg को बैलेंस कर लेगा। उस स्पीड पर वो आराम से सर्कुलर पाथ पर मोशन करता रहेगा, ना ही वो ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। बात समझ पाए? तो ये चीज जो हमने पढ़ा था, हम लोग वहां पर देखते भी हैं, स्पीड उसको मेंटेन रखा तो एक फिक्स रेडियस पर, जो कि ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे ही स्पीड उसने डाउन किया वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, स्पीड बढ़ाया तो ऊपर जाने लगता है। समझ पाए? उसका मेन रीजन यही। इसका टोटल एफबीडी क्या हुआ, एक तो इस डायरेक्शन में लगा, एक mg नीचे लगा, और mg चूंकि नीचे लगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकेगा क्योंकि कांटेक्ट है, तो टायर और वॉल जो उसके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा। ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, मतलब मैक्सिमम लिमिट से कम रहा तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो बैलेंस कर लेगा इसको, और एक नेट फोर्स तो अंदर की तरफ लग ही रहा है। वो मान लीजिए सपोज करें कि इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगने वाला हो, जैसे हम इसको इसी पर बैठ करके हम ऑब्जर्व करें। यदि आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हो गए, तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स तो नजर आएगा, महसूस होगा वो, लेकिन वो फोर्स चूंकि नॉर्मल मिल रहा है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल मिल रहा है, इसी कारण से आप सर्कुलर पाथ पर घूमते रहेंगे। मान लीजिए वॉल जैसे ऐसे टर्न कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर टर्न किया और आगे वॉल नहीं है, तो सर्कुलर पाथ पर टर्न करेगा, आगे वॉल नहीं होगा, इसका मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो। और जो भी उसके पास स्पीड है, चूंकि सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, तो स्पीड के कारण टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। समझ गए? अब यदि स्पीड कम किया उसने, स्पीड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बहुत कम कर दिया, स्पीड कम किया तो ये कम हुआ, तो n का वैल्यू कम हो गया, और n के वैल्यू कम होने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, mg डोमिनेट कर गया, और वो कहां होगा, नीचे जो स्पाइक बना हुआ है उस पर जाके गिर जाएगा। समझ पाए बात को? इसीलिए तो यहां लिखेंगे
for safe riding. ये तो पहला इक्वेशन हो गया, n बराबर mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया फॉर सेफ राइडिंग, क्या होना चाहिए, fs मैक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो या तो mg से ज्यादा होना चाहिए या mg के बराबर होना चाहिए। यदि mg से कम हुआ तो गिर जाएगा वो। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, म्यू n ग्रेटर और इक्वल टू mg, और यहां n का वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर और इक्वल टू mg। ये कैंसिल हुआ, v निकालना चाह रहे हैं आप, तो यहां पर क्या निकलेगा, v स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, rg बाई म्यू, और v मैक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू rg बाई म्यू। तो v मैक्स कितना आया, रूट अंडर rg बाई म्यू। ये मैक्सिमम स्पीड होगा उसका, समझ पाए, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, g तो कांस्टेंट है, r पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ाएंगे तो आप मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं, अलाउ करेगा वो। ठीक है, और म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बीच का दोनों का सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि जो राइडर ने बाइक यूज किया है वो कौन, और यदि जो वॉल है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है तो फ्रिक्शन दो सब जगह पर सेम होगा। तो यदि रेडियस बढ़ाया तो मैक्सिमम स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट क्या कि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ पाए इस बात को, इसको राइट डाउन कर लीजिए। बस टोटल थ्योरी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। समझ में आया? तो आपको क्या लगता है कि उस राइडर को देख करके न्यूटन ने इक्वेशंस बनाए होंगे, या न्यूटन से इक्वेशंस को देख करके राइडर ने घूमना शुरू किया? ना राइडर ने उसको फॉलो किया, ना न्यूटन ने उसको फॉलो किया। न्यूटन साहब जो भी है, सब ने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड वो करके उन्होंने जनरलाइज किया उसको, वो सब जगह पे अप्लाई होगा। जहां अप्लाई नहीं हो पा रहा था वहां पर स्यूडो फोर्स लगा, उसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। क्या पढ़ाई हो रहा है? पूछते हैं तो कोई तो ये नहीं कहता कि नहीं सर क्या बताएं सर, बहुत परेशान है, एकदम पढ़ाई नहीं हो रहा, कोई कहता ही नहीं ये बात। सब कहता हाँ सर पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, परसों ही पता चल जाएगा कितना पढ़ाई हो रहा है। आप लोग के लिए बढ़िया सा लाइट वहां अरेंज कर दिया गया है ताकि आपको टेस्ट उसके लिए आपको दिक्कत ना हो टेस्ट देने में। एसी उसी और लगा दिया गया है ताकि आपको गर्मी ना लगे। आप ये ना कहें कि सर पसीना मेरा निकल रहा था इसलिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बहाने तो आपके लेवल के होते हैं ना। नीचे जाइएगा दुकान में, नीचे जेरोक्स का दुकान है, 2 रुपए खर्च कीजिएगा। नहीं मन है तो हमसे ले लीजिएगा 2 रुपया, 2 + 2 + 2 6 रुपए ले लीजिएगा, मेरे से ले आइएगा। ठीक है, कल नहीं फिर दिखा। चलिए, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, समझिए बात को। यहां पर अभी ये जो 300 मीटर का जो रेडियस का जो क्वेश्चन है, ये सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर
तो अवॉइड करने के लिए ऑप्टिमम स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, जैसे आप डेथ ऑफ व्हेल में भी देखे थे, इसमें क्या हो रहा था, यदि स्पीड आप बढ़ाएंगे तो जो गाड़ी है, मतलब वो राइडर है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड फोर्स बढ़ेगा तो। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बात को समझिए 2 मिनट, कि यदि आपने स्पीड बढ़ाया तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगता है। याद कीजिए, इसमें ये थीटा एंगल, यदि स्पीड बढ़ रहा है उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, याद है। और यदि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था। इसमें स्पीड बढ़ने के कारण फ्रिक्शन फोर्स डाउन डायरेक्शन में क्यों लगा, डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि बॉडी का मोशन होना किधर चाह रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड बढ़ने पर रेडियस बढ़ेगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था। स्पीड कम होने पर फ्रिक्शन, बॉडी इधर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। ये स्पीड बढ़ाने और घटाने पर है, और ये दोनों ही केस में इसका टायर वियर एंड टियर कंडीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट होगा, इधर मान लीजिए फ्रिक्शन लगेगा तो व्हीकल को इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, व्हीकल इधर जाना चाह रहा है, तो वियर एंड टियर उसको, मतलब उसका टायर में थोड़ी सी फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर पोर्शन आ सकता है। सेम इसमें भी है, स्पीड डाउन होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो वियर एंड टियर कंडीशन आ सकता है। ठीक, एक ऐसा स्पीड जिस पर कि यूं स्मूथली वो मोशन कर जा रहा है, ना रेडियस चेंज कर ही नहीं रहा है, ऐसा स्पीड जिस पर रेडियस फिक्स है। क्या? तो जैसे v स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है, कांस्टेंट है। यदि ये v कांस्टेंट है तो r कांस्टेंट होगा क्या? तो v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नहीं लगेगा। तो वो केस लेना है जो कि वियर एंड टियर से आपको, आपके टायर को बचाएगा। तो वो केस के लिए आप याद कीजिए, पहला केस क्या था, फॉर v कांस्टेंट, v कांस्टेंट में जो आप इसके v कांस्टेंट में जो डायरेक्शन आया था, ये थीटा। अब ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इसको बैलेंस n cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इस डायरेक्शन में क्या था, n sin थीटा। तो n sin थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, mv स्क्वायर अपॉन r आया था। ठीक है, और यहां से n मतलब क्या, sin थीटा, और एक और क्या आया था, n cos थीटा इज इक्वल टू कितना, mg। इक्वेशन 1 और 2 हमने जब बैलेंस किया तो यहां पर tan थीटा आया, tan थीटा बराबर क्या है, v स्क्वायर अपॉन rg, तो v बराबर क्या है, रूट अंडर rg tan थीटा। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू, चूंकि फ्रिक्शन नहीं है इसलिए म्यू का वैल्यू का कोई यूज नहीं है। r का वैल्यू कितना है, 300 है, और g का वैल्यू 10, और tan थीटा कितना, 0.27। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, बोलिए। ये तो डायरेक्ट 2.7 आ जाएगा, ये होगा ना, रूट अंडर कितना हो गया, ये 300, और इनटू ये कितना आ जाएगा, 2.7 हो गया ये। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं आप, 30 इंटू 27 कर सकते हैं। कितना आ रहा है 30 इंटू 27, तो ये आ गया रूट अंडर 810, और इस 810 यानी कि 9√10 होगा। क्या निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इस बात को? तो ये वो कंडीशन है, वो स्पीड है जिससे कि टायर जो है वी एंड टियर कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये वियर एंड टियर कंडीशन इसका और इसका हो सकता है, लेकिन जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो वियर एंड टियर कंडीशन नहीं आएगा। तो ये निकला। अब इसका जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जस्ट।
क्या कह रहा है? द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग, यानी कि अब फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको बताए थे मैक्सिमम स्पीड बोल रहा है वो, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो आपको वी मैक्स वाला फॉर्मूला लेना है या वी मीन वाला? मैक्स वाला। क्या रिलेशन है इसको लिख लीजिए, उसको सॉल्व करते हैं। फिर इसको लिख लीजिए, पहले यदि सॉल्व नहीं किए तो इसको लिख लीजिए। ये वियर टीएन कंडीशन है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बोल रहा है, मतलब उससे ज्यादा आप परमिट नहीं कर सकते, अदरवाइज स्कीड हो जाएगा। हो गया ये? जो भी नंबर हो आपके सीट में, जो भी नंबर है, कौन सा नंबर है ये? 26 है। हो गया? बोले क्या था यहां पर? साइन थीटा म्यू कॉस थीटा डिवीजन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हमको टेन थीटा पता है, तो हम यहां पर टैन के टर्म में ला सकते हैं। तो आर जी यहां पर होगा टैन थीटा प्लस म्यू, डिवीजन में यहां आएगा क्या? 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। अब पुट करेंगे वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 300 इंटू 10 और टैन 0.27 प्लस 0.2, यही था ना। डिवीजन में 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। पॉइंट 9646, तो ये आ जाएगा 3000 और ये हो गया कितना? 0.47 और ये आ गया 0.946, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखिए।
इसको 100 फिर रूट निकालेंगे तो कितना आ रहा है? कितना? 38 पॉइंट आंसर है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है फिर तो? 38.6 तो है, ऑप्शन में कहीं का मिस्टेक किया है ना? नहीं नहीं वो सही है, 38.6 ही आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन लिखा है क्या? सी नहीं, उसको ठीक कर लीजिए, डी ऑप्शन होगा। सही आंसर है ये, सॉल्व करने पे आएगा ये। एक अच्छा क्वेश्चन और है, 81 नंबर, 81 नंबर बना है। हाँ होगा, आराम से होगा। चलिए ठीक है, इतना ही पे कंप्लीट करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चंस कल बता देंगे, यदि बन गया हो तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे कल। बन गया है? चलिए, तो फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक? वर्क पावर एनर्जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खत्म हो गया कुछ बचा नहीं। हाँ उसी में बताएंगे। वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग बहुत ज्यादा है, उसी में बताएंगे, फोर्स बताएंगे, स्प्रिंग बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई टॉपिक। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन का एक बार सुनाओ तो, क्वेश्चन क्या है? 59 मतलब ये इसके मुताबिक मॉड्यूल में जो है उसके 59। अच्छा, a body slides down raised along a smooth incline making angle 30 degree horizontal takes 20 सेकेंड। ये तो बता चुके हैं हम, तो बता चुके हैं क्लास में, अरे ये बता चुके हैं। हाँ मोशन प्लेन का क्वेश्चन हम बता चुके हैं क्लास में, वीडियो देखिएगा मिल जाएगा आपको ना। ठीक है, क्लास के बाद पूछिएगा, बता देंगे। नहीं नहीं, जैसे 59 नंबर कौन सा बोल रहे हो? क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना एक बार। मोशन इन प्लेन में है वो। अच्छा, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द सेंटर एट o। ठीक है, यही है ना? उसके बाद व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट p टू q on the circle such that p o q is equal to 0 degree, the magnitude of change in velocity। एक्चुअली ये 0 डिग्री नहीं है, p o q कुछ है वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें गलती आपकी नहीं है, वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसमें 59 नंबर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल सेंटर पॉइंट O है और इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, ठीक है? तो पार्टिकल P पॉइंट से चल करके Q पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है? सो दैट कि एंगल जो है ये 60 डिग्री बना, है ना?
तो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो उसके पास वेलोसिटी था वीपी, 2 मिनट देखिए ध्यान से, वीपी था और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी था वो वी क्यू था। तो आपसे कह रहा है वी क्यू माइनस वीपी का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, पी पॉइंट क्यू पॉइंट का वेलोसिटी माइनस पी पॉइंट का वेलोसिटी और उसका मॉड, तो मॉड कर दिया उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आपको हम ऐसा क्वेश्चन कराए हैं जिसमें दो वेक्टर जिसका अलग अलग एंगल आ रहा है, जैसे इसको हम मान लेंगे कि ये जो वीपी है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कहां से इनिशियल पोजीशन बोला है कोई नहीं जानता है, तो मान सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहां से ये 60 डिग्री एंगल हुआ, तो देखिए क्या आप यहां इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो ये वीपी कहला सकता है, ये वेक्टर वीपी कहला सकता है, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में वेक्टर चेंज नहीं होता है, और इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वी क्यू, ऐसा हो सकता है ना। तो ये हो गया वीपी और ये हो गया वी क्यू। अब आप समझिए ये 60 डिग्री, ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना 90, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियल से 90 डिग्री पे होगा। ये एंगल निकाल सकते हैं आप, क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितना है 360 है, तो 360 इज इक्वल टू 180 प्लस 60 प्लस अल्फा, इसको अल्फा मान लेंगे तो 180 आया, 90 प्लस 90 करने से 180 आया, और इसको 60 है, ये अल्फा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा अल्फा। ये अल्फा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना 120 हो जाएगा, होगा होगा ना। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर वीपी है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। थोड़ा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आया है, ठीक है। तो आपको ये निकला 60 डिग्री ना, तो ये 120 निकला, इनके बीच का एंगल निकला। अब बीच का एंगल पता है तो आप निकाल सकते हैं वीपी, वी क्यू माइनस वीपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर वीपी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर माइनस 2 वीपी इंटू वी क्यू, कॉस कितना, माइनस इसलिए क्योंकि आपको वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, समझ गए। तो यहां पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आंसर में होगा। दोनों का स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड वीपी, यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा यहां पर, रूट अंडर वी 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस 120, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस 120 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए माइनस 2v, और यहां 2v स्क्वायर, ये कॉस 120 का वैल्यू कितना -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो बचा रूट अंडर, ये क्या बचा 2v स्क्वायर और ये प्लस v स्क्वायर होगा, तो यहां से हो गया √3v। यदि ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एंगल में कहीं चेंजेस आया है, आ रहा है आंसर, हाँ यहां 120 होगा, कौन बताया ये एंगल, आप लोग बताए, हम तेजी से आगे बढ़ गए। अरे इसको इधर करेंगे तो 180 आएगा ना, ठीक है। तो ये 180 माइनस 60 इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये एंगल 60। वही कहेंगे ऐसे क्यों आ रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि हो सकता है मैंने ड्रॉ करने में दिक्कत कर दिया क्या। तो cos 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे, cos 60 का वैल्यू, ऐसा ना करें, ऐसे भी कुछ लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ देखिए यहां पर 2v स्क्वायर और यहां माइनस हो गया माइनस v, तो क्या आ गया आंसर, v आंसर आया, आंसर है v, ऑप्शन भी नहीं है, अरे कहीं मिस्टेक किया है, मेरे में ऑप्शन ही नहीं दिया है,
थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक कर देंगे। वी स्क्वायर हुआ ना तो रूट करके आएगा ना वी। अरे 2v² माइनस वी स्क्वायर यहां पर है तो माइनस करके आएगा ना वी। ये आंसर सही है, गलत नहीं है। आप मेथड देखिए ना, कहीं मेथड में कुछ गलती नजर आ रहा है? साइन कॉस के फॉर्म में है ना, तो साइन कॉस के फॉर्म में है तो आपको थीटा दिया हुआ है वो, तो थीटा दिया हुआ है तो फिर वही चीज करना है। आप यहां पर देखिए, ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, 2 मिनट देखिए क्या हो रहा है। इज इक्वल टू रूट अंडर 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा, लिखेंगे ऐसा? आप थीटा ही रखना चाहते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो यह थीटा निकल, यहां पर ये निकल जाएगा। कौन सा ये एंगल कितना आएगा देखिए, ये थीटा है तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हाँ होगा ना, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? होगा। तो हम अब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो बराबर रूट अंडर लिखेंगे, ये बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर VP² प्लस VQ² माइनस 2VP VQ कॉस थीटा लिखेंगे, लिख सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या लिखेंगे आगे, तो यहां 2VP माइनस 2V² कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2V² कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो अब यहां से रूट अंडर 2V², 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, जज्बात में बह के जवाब नहीं देना है। है ना, 1 माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है ना। देखिए यहां पर कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला याद है आपको? ठीक है, अब यहां से साइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा 1, यहां क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा क्या, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ। ये इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां पर थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू को हम वहां पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4V² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सारा का रूट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, तो 2V साइन थीटा बाई 2, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अब मैथ को भी थोड़ा समय दिया जाए।